इनके निर्णय सदा सही रहे और ये बात तो इनके दाता भी मानते थे। इसीलिए ये जो निर्णय लेंगी वो ठीक रहेगा। पर संदेश कौन ले जाएगा चित्तौड़? हम में से तो किसी की मंशा नहीं उस धरती पर पांव रखने की। आपकी इच्छा के विरुद्ध हम आपको आज जाने भी नहीं देंगे। हम जानते हैं एक व्यक्ति को जो हमारा संदेश चित्तौड़ तक पहुंचाएगा। हमारा मुंह बोला भाई पट्टा। पट्टा? वो पागल हाथी, वो संदेशा ले जाएगा? कुछ नहीं होगा, आप सब लोग निश्चिंत रहिए। वीरबाई जी कहाँ है? उत्तम, अति उत्तम वीरबाई जी। आपने बिल्कुल इन्हें वैसे तैयार किया जैसे हम चाहते थे। वैसे कुछ दिनों से कम निराश किया है आपने हमें। आज हमारी बेटी चांद कंवर ने इतने सुंदर वस्त्र पहने हैं, परंतु तब भी राजकुमारी की जैसी नहीं दिखती हैं। जरा सोचिए, यदि कल को हमने आपको ऐसे विद्यालय में भेज दिया जहां राजसी लड़कियों को तैयार किया जाता है, राजकुमारियों को अपनी मर्यादा अनुसार उठना बैठना सिखाया जाता है, चबाइए मत। सारी तैयारियां हो चुकी हैं पूजा की। पूजा के लिए हमारे पुष्प कहाँ हैं? हम ले आए पुष्प? कुंवर प्रताप क्या पता भूल गए होंगे पुष्प लाना अश्व खरीदने में। कुंवर प्रताप को अपने अश्व के साथ चाहे कितना ही लगाव क्यों ना हो, परंतु अपनी छोटी माँ के प्रति प्रेम और सम्मान में कमी नहीं आने देते। अपनी माँ और मातृभूमि को आज तक निराश नहीं होने दिया उन्होंने। हमारी पूजा के लिए पुष्प लाने में आज तक विलंब नहीं किया उन्होंने, तो आज भी नहीं करेंगे। बाबूजी राज प्रताप की, 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 बाबूजी राज प्रताप की। क्या सौदागर जी, आपका अश्व जो अपनी गति से मुगलों को पछाड़ने वाला था, वो तो मेवाड़ के एक साधारण सैनिक तक को अपनी गति से चकित नहीं कर पाया। नहीं बाबूजी राज, आप कहीं से भी साधारण सैनिक नहीं हैं। आप तो हैं ही असाधारण, साहसी और शूरवीर। आपको तो किसी बात का डर ही नहीं लगता। ऐसी बात नहीं है कि जो साहसी होता है उसे भय नहीं लगता, पर हाँ, उसे अपने लक्ष्य के मार्ग में आने वाले हर भय को जीतने का अभ्यास होता है। अपने ग्राहक मुगलों से बता दीजिएगा, अगर वे चाहें तो मेवाड़ के किसी भी वीर की परीक्षा ले सकते हैं। मातृभूमि के लिए मेवाड़ का हर एक सैनिक किसी भी भय को जीतने का अभ्यास है, फिर चाहे वो हमारा साधारण सैनिक हो या स्वयं कुंवर प्रताप। बाबूजी राज प्रताप की, बाबूजी राज प्रताप की, बाबूजी राज प्रताप की। वीरबाई जी, क्या हो गया है हमारे पुत्रों को? अब तक पूजा में कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है। आपने तो कहा था कि कुंवर जगमाल इस पूजा के लिए अवश्य उपस्थित होंगे। कहाँ है वो? उन्होंने संदेशा भिजवाया था राणा जी कि वे पूजा में सम्मिलित होंगे। यदि आज आने में उन्होंने विलंब किया
तो उनके इस अनुशासनहीनता को नहीं सहेंगे हम। नहीं होने देंगे उन्हें सम्मिलित पूजा में। द्वारपाल, अब यदि कुंवर जगमाल यहाँ आए तो उन्हें भीतर ना आने दिया जाए। समझ गए? हाँ हुकुम। शांत हो जाइए धीर भाई जी। वैसे अब तक कुंवर प्रताप भी नहीं आए और हमें नहीं लगता कि आप कुंवर प्रताप के बिना ये पूजा आरंभ करेंगे। कुंवर प्रताप की बात कुछ और है राणा जी। चलिए चक्रपाणी, रानी माँ हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं पूजा के लिए। बाबूजीराज प्रताप की, बाबूजीराज प्रताप की, बाबूजीराज प्रताप की। क्षमा चाहते हैं, आप अभी भीतर नहीं जा सकते हैं बाबूजीराज। क्षमा कीजिए हुकुम। क्षमा हुकुम, क्षमा, माफी कर दीजिए हुकुम। अपनी आंखें फाड़ कर देखो, तुम्हारे सामने कुंवर जगमाल खड़े हैं। क्षमा चाहते हैं हुकुम, यही आदेश है। अच्छा एक बात बताओ, कुंवर प्रताप आ गए क्या? नहीं हुकुम, वे नहीं आए हैं अब तक। तो तुम्हारे पास उन्हें रोकने का भी ऐसा ही कोई आदेश है? नहीं हुकुम। तो फिर आ गए हम पूजा में भाग लेने के लिए। क्षमा चाहता हूँ हुकुम, हमने बाबूजीराज को रोकने का प्रयास किया था, आदेश भी बताया था। ताजीराज, इस दुस्साहसी द्वारपाल को इसी समय सेवा मुक्त कीजिए। ये हमें रोकने का दुस्साहस कर भी कैसे सकता है? हमने आदेश दिया था उनको। द्वारपाल, आप जा सकते हैं। जी हुकुम। आपने आदेश दिया था, लेकिन क्यों रानी माँ? हमें इतनी भी तो देर नहीं हुई, और वैसे भी अभी तक कुंवर प्रताप भी नहीं आए। सोच समझकर और सम्मान के साथ नाम लीजिए कुंवर प्रताप का। हाँ चलो सम्मान के साथ ही सही, लेकिन दादा भाई प्रताप भी तो नहीं आए अभी तक। विलंब के लिए क्षमा चाहते हैं दाजीराज, विलंब के लिए क्षमा चाहते हैं रानी माँ। आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि आप व्यस्त हैं। रानी माँ, वाह, हमें आने में थोड़ा सा विलंब हो गया तो हमें द्वार पे रोकने का आदेश, और दादा भाई प्रताप हमारे भी बाधा है तो उनका स्वागत। वाह। क्षमा मांगिए कुंवर प्रताप से। रानी माँ छोड़िए ना। हमने कहा क्षमा मांगिए अपने दादा भाई से। कुंवर प्रताप, क्यों करते हैं आप सदैव ऐसा? क्यों अपनी तुलना कुंवर प्रताप के साथ करते रहते हैं? आप उनके पांव की धूल बराबर भी नहीं है कुंवर जगमाल। जानते हैं उन्हें क्यों विलंब हुआ? मेवाड़ की सेना के लिए अश्व चुन रहे थे वे। आपके पास क्या स्पष्टीकरण है अपने विलंब का? किसी दासी की सुंदरता ने रोक लिया होगा इनको, और क्या? उत्तर दीजिए जगमाल। आप इस पूजा में तभी सम्मिलित हो सकते हैं जब आप अपने दादा भाई से क्षमा मांगेंगे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है रानी माँ, और ऐसे भी भाई जगमाल ने किया क्या है? भाई जगमाल, हम दोनों विलंब से आए हैं। हम दोनों ही रानी माँ के क्रोध के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, और आप तो जानती हैं इनका क्रोध अधिक समय तक नहीं रहता। क्यों रानी माँ, सही कहा ना हमने? नहीं कुंवर प्रताप, इन्हें अपना अनुशासन समझना है और अपने कर्तव्यों को समझना है। आप अपने दादा भाई से क्षमा मांग रहे हैं या नहीं? हम क्षमा नहीं मांगेंगे। कुंवर जगमाल, जरा शांत हो जाइए।
आप भाई जगमाल के साथ इतना कठोर मत हुआ कीजिए। ये रहा आपका पुष्प। आप जानते हैं ना कुंवर प्रताप कि जीजा के जाने के बाद ये महल, ये परिवार सब कुछ बिखर चुका था। तिनका तिनका जोड़ा है हमने, अपने रक्त और श्वेत से सींचा है इसे। आप क्या चाहते हैं कि कुंवर जगमाल के अनुशासन से फिर से ये परिवार बिखर जाए? आप चाहे उनका कितना ही बचाव क्यों ना कर ले, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे, फिर चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों। हम अपने भाई बहन की रक्षा सदैव करेंगे। हम साथ साथ चलेंगे ना रावण दहन देखने। क्यों नहीं, आज तो चांद को रावण दहन देखने में दुगना आनंद आएगा, क्योंकि आज का रावण दहन इनके प्रिय भाई कुंवर प्रताप जो करेंगे। राजराज, इसकी क्या आवश्यकता थी? यह शुभ कार्य तो आप करते आए हैं ना, इस बार भी कीजिए ना। हम निर्णय ले चुके हैं कुंवर प्रताप। हाँ बाबूजीराज, जब राणा जी ने निर्णय ले ही लिया है तो आपके लिए आदेश है, चुपचाप आदेश मान लीजिए। अरे वाह, चक्रपाणी मिश्र जी का आदर सत्कार करना तो हम भूल ही गए। कैसे हैं आप? बड़े वर्षों के बाद आए चक्रपाणी। जी रानी साहब, पूरा समय तीर्थ यात्रा में निकल गया और फिर यहाँ पर लौटने के लिए थोड़ी सी झिझक हो रही थी। कैसी झिझक? झिझक कह ले या भय। बीते हुए स्मृतियों को देखकर डर लग रहा था। जहां पर ऐसा पूरा भरा हुआ परिवार था, वहां पर आज इस मंदिर में ना महारानी साहब ना अजब थे। चक्रपाणी, हमने चेतावनी दी थी आपको, इस महल में वो नाम कभी नहीं लेना। बाबूजीराज, हमारी पूरी बात तो सुन लीजिए। बस चक्रपाणी, एक और शब्द नहीं। अब अजबते का नाम कोई नहीं लेता इस महल में चक्रपाणी। आपने देखा ना कि कुंवर प्रताप कैसे क्रोधित हो गए। हमने तो अलिखित नियम बना दिया है कि उनका नाम इस महल में कोई नहीं लेगा। बीते हुए स्मृतियों को देखकर डर लग रहा था। जहां पर ऐसा पूरा भरा हुआ परिवार था और अब इस मंदिर में ना महारानी साहब ना अजब थे।
आपकी रानी माँ इस महल को और हम सबको छोड़कर कहीं चली गई। आज अब देखिए पाँव रखते इस महल का और इस महल में रहने वाले परिवार का सर्वनाश हो गया। अजब थे, आज आपने हमें जता दिया कि अब इस राजमहल को ना हमारी आवश्यकता है, ना इस परिवार को हमारी आवश्यकता है और ना ही कुंवर प्रताप को हमारी कोई आवश्यकता है। तो फिर लीजिए आप हमारा स्थान। आपकी रानी माँ इस महल को और हम सबको छोड़कर कहीं चली गई। आज अब देखिए पाँव रखते इस महल का और इस महल में रहने वाले परिवार का सर्वनाश हो गया। घृणा करते हैं हमसे अजब थे, इतनी घृणा जितना हमने हमसे प्रेम किया था। भूल हमारी थी कि हमने एक ऐसी लड़की से प्रेम किया जिसके कारण हमें हमारी रानी मां खोनी पड़ी। हमारी रानी मां हमारा सब कुछ। इतने वर्षों से आपने हमारी आंखें बंद कर उनकी देखभाल की है। बस सदा इसी तरह अपना आशीर्वाद उन पर बनाए रखना सूर्यदेव। अब से ये अंगूठी आप पहनेंगे, ये हमें एक दूसरे के निकट रखेंगे सर। उस समय भी जब आप, जैसे कि हमने सुना है, कुछ वर्षों के लिए बिजोले लौट रहे, तब भी ये आपको सदा हमारी याद दिलाएंगे। अब तो आपके लिए हमारे मन में केवल घृणा ही रह गया। प्रेम मर गया है, मर गया हमारा प्रेम। कैसे समझाया कि आज भी कितना प्रेम है हमारे मन में, हमारी आत्मा में और हमारी रोम रोम में। क्षण में हो तुम, मेरे कण कण में हो तुम। खम्मा गणी बाई साहब, बिजोलिया की प्रजा महल के द्वार तक आ गई है।
क्या? फिर से? हमें तो लगा था कि दशहरे के इस अवसर पर वो कुछ समय के लिए अपना सारा दुख भूल जाएंगे। नहीं भाई साहब, प्रजा का दुख बजाय मिटने के उल्टा आक्रोश बन के भड़क उठा है। आपके सामंत भाई बलवंत भी अपनी ओर से इस उपद्रवी भीड़ को शांत करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, किंतु उन्हें भी आंशिक सफलता ही मिल पा रही है भाई साहब। लगता है मेवाड़ की निष्ठुरता को सहन नहीं कर पा रही है बिजोलिया की प्रजा। बाबूजीराज चलिए, वो आपको हमें क्षमा कर दीजिए, हमें आपसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अरे ये कोई बात हुई भला? हम बड़े हो गए इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम मूर्खता करना छोड़ दे और आप हमें डांटना डपटना। नहीं चक्रपाणी, मूर्खता आपने नहीं की थी, वो तो बस हमारे मन में उनके प्रति इतनी घृणा भर चुकी है कि उनका नाम सुनते ही आप तो हमारे मित्र हैं, भला आपके सामने स्वीकार करने में कैसी लज्जा। अब ये ऐसे ही रहने वाला है उम्र भर। कुछ घाव होते ही ऐसे, भरते नहीं। हरे के हरे रह जाते। चलते हैं। अरे कैसे रहेंगे हरे? आपके हर घाव भर जाएंगे बाबूजीराज। आखिर ज्योतिषाचार्य चक्रपाणी मिश्रा ने मिलाई है आपकी कुंडली अजबदेव आयसा से, और आज तक हमने ऐसी मेल खाने वाली कुंडली देखी नहीं है कहीं। जीजा कहाँ है? वे तैयार हो रही हैं बलवंत। माँ, जीजा कैसे इतने क्रोधित लोगों को शांत करवा देती है? पता है, हमें तो बहुत डर लगता है, जबकि हम सामंत हैं। क्या जीजा बचपन से ही ऐसी है? ऐसी बात नहीं है बलवंत। बचपन में तो अजबदेव भी बहुत सहमी सहमी रहती थी, बहुत संवेदनशील थी, किंतु आपके दादा के निधन के बाद समय ने उन्हें पूरी तरह से बदल डाला। अब तो आपके लिए हमारे मन में केवल घृणा ही रहेगी अजबदेव। प्रेम मर गया है। विवश कर दिया उन्हें दृढ़ व्यक्तित्व और सुलझी हुई शतरानी बनने पर, जिस पर बिचौलिया की प्रजा विश्वास कर सके, सम्मान करे। तो क्या अब जीजा संवेदनशील नहीं रही जैसी वह बचपन में थी? भावनाएं तो आपकी जीजा में आज भी हैं, किंतु शायद उन्हें छिपाना सीख लिया है उन्होंने। जीजा, जीजा, जीजा। बलवंत, हमें पता चला है कि हमारी बिचौलिया की प्रजाजन आक्रोश, विद्रोह और अराजकता का रूप ले रही है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम ये स्थिति संभाल लेंगे। पर जीजा, अचानक हमारी प्रजा ऐसी कैसी हो गई? हम समझाते तो कोई हमारी बात ही नहीं सुनता। सामंत तो हम है ना, पर सब आपकी ही सुनते। बलवंत, हमने आपको पहले भी कई बार समझाने का प्रयास किया है कि प्रजा को अगर पद और अधिकार में रहकर मिलेंगे तो प्रजा से कभी मिल ही नहीं पाएंगे, पर पद और अधिकार उसके उपरांत भी यदि आप उनसे विनम्रता से मिलेंगे, संवेदनशीलता से उन्हें सुनेंगे, तो प्रजा भी आपकी हर एक बात सुनेगी।
जीजा, आपने जैसा कहा हमने वैसे कई बार किया। हम प्रजा के पास भी गए, एक बच्चे के सिर पे हाथ भी फेरा, और हम कर भी क्या सकते हैं? पर हम उनके जैसे वस्त्र तो नहीं पहन सकते ना? नहीं भाई, आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। आप थोड़े बड़े हो जाए, तब तक आपकी प्रजा की सुख दुख के लिए हम हैं। पर माँ कहाँ पर है? माँ, लगता है इस बार प्रजा को झूठे दिलासों और आस दिखाकर बार बार बहलाया नहीं जा सकता। लगता है माँ, आप पूरे मन से प्रजा के साथ हैं। हाँ तो गलत कहाँ है हमारी प्रजा? हमारे प्रति चित्तौड़ की रूखे बर्ताव से ही तो गुस्साई हुई है। हमें तो इसमें कुछ गलत नहीं दिखाई देता। रूखेपन की शुरुआत तो हमने की थी ना। राणा जी आए तो थे दाता के अग्नि संस्कार पर। क्यों आए हैं आप यहाँ? सब कुछ मिटाने के बाद अब क्या बचा है यहाँ पर? ये चले गए, यही देखने आए हैं ना? हंसाबाई जी, राव मामरत जी हमारे प्रिय मित्र थे। तो फिर आपके हाथ सने अपने प्रिय मित्र के रक्त से आपने ही तोड़ा था इनका मन, इनका मान, इनका सम्मान, इनका विश्वास। इनकी ब्याहता पुत्री को अपमानित करके ससुराल से वापस भेज दिया आपने। उसी अपमान ने लिए हैं इनके प्राण। चाहे कारण कोई भी बताए राजवे, किंतु हम जानते हैं कि आपने मारा है इन्हें। आपने। हंसाबाई जी, आप अपनी सीमा लांघ रहे हैं। वाह राणा जी, सब कुछ मिटाने के बाद भी अपनी मर्यादा की सीमा में रहे हम। क्यों? क्योंकि आप राजा हैं और हम सामंत। तो फिर ठीक है, निभाएंगे हम सामंत धर्म। जाइए और मेवाड़ के राजा को पूरे आदर और सम्मान के साथ यहाँ से बाहर जाने का मार्ग दिखाई। और ध्यान रहे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए इनके सम्मान में। आरंभ उन्होंने किया था आपको महल से बाहर निकाल के। संबंध उन्होंने तोड़ा था। इतने वर्ष बीत गए, आया उनकी ओर से कोई संदेश? ठुकराया है उन्होंने आपको और सारे बिचौलिया को। रोष, दुख और आक्रोश तो होगा ही ना प्रजा में। हम चाहे अपने प्रजा के दुख और आक्रोश के प्रति कितनी भी सहानुभूति रख लें, पर हम ये कभी नहीं भूल सकते कि मेवाड़ ही हमारी मातृभूमि है, हमारी पहचान है। और हमारी मातृभूमि से हम कभी नाता नहीं तोड़ सकते। ये जानते हुए भी कि उन्होंने आपको मात्र घृणा, अपमान और जीवन भर के लिए दुखी दुख दी है। हाँ माँ, इसके उपरांत भी। ठीक है, किंतु बिचौलिया की प्रजा आपके इन उच्च आदर्शों और सहनशील चरित्र उसका मर्म बिल्कुल नहीं समझ पाएगी। इसलिए अच्छा यही होगा
कि उन्हें जो भाषा समझ में आती है आप उसी में उन्हें दिशा निर्देश दें। अन्यथा मेवाड़ के प्रति उनका आक्रोश उन्हें जिस ओर बहाएगा वे बह जाएंगे। चले माँ। बिजौलिया के प्रजाजनों, हम अजब देव सारे बिजौलिया के हित में आप सबके सामने खड़े। हम जानते हैं कि आप सब यहाँ क्यों आए हैं। एक बार फिर अफगानों ने हमारी बिजौलिया की सीमा का अतिक्रमण कर हमारे पशुधन को लूटने का प्रयास किया है। आपका अनुमान ठीक निकला। ये दूसरी बार आक्रमण हुआ है हमारे क्षेत्र पर अफगानियों द्वारा। ये आंधी तूफान की तरह आते हैं, सब कुछ नष्ट कर देते हैं और हमारे देखते देखते हमारा पशुधन बांध कर ले जाते हैं अपने साथ। कितने बार निवेदन कर चुके हैं मेवाड़, मगर वहां कोई हमारी सुनता ही नहीं। कैसे सामना कर सकते हैं हम इन अफगान उपद्रवियों का? अरे मैं लुट गया रे। वो गाय ले गए मेरी। अरे मेरी भी दोनों बकरियां ले गए भाई। मैं लुट गया। अरे वो बकरियां ले पैसे ले गए अफगान। हाँ हाँ, और कुछ तो होगा नहीं आप लोगों से। बस ऐसे ही एक साथ कहीं बैठ के शोक मनाते रहिए अपने मवेशियों का। तो तुम ऐसा कौन सा कुल्लड़ में गुड़ फोड़ोगे पट्टा? अरे ओ काका, हम कुल्लड़ में गुड़ नहीं, वहां सीमा पार जाकर उन अफगानों का सर फोड़े। जब देखो आकर हमारे मवेशियों को चुरा ले जाते। नहीं, सबक सिखाना ही पड़ेगा, और वो भी ऐसा सबक जिसे वो चाहकर भी भुला नहीं पाएंगे। देख लीजिए भाईजी लाल, ये अफगानी उपद्रव बढ़ता ही जाएगा। हाँ भाई साहब, अब तो हमें इस बात को अपने हाथ में लेकर बिजौलिया को स्वतंत्र घोषित कर देना चाहिए। अरे मेवाड़ हमारी ना सुन रहा है ना हमारे कुछ काम आ रहा है, तो क्या मतलब है मेवाड़ से जुड़े रहने का? इससे तो अच्छा है हम मेवाड़ से अलग हो जाए और दूसरे किसी शक्तिशाली राज्य से जुड़ जाए, ताकि हमें सुरक्षा तो मिले। ये नितांत भावुकता में डूबा हुआ एवं शीघ्रता में लिया निर्णय होगा। एक काम करते हैं, हम दोबारा अपना संदेश मेवाड़ तक पहुंचाते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारी स्थिति की गंभीरता को देखकर कोई ना कोई निर्णय अवश्य लेंगे। एक और संदेश? कितने संदेश तो भेज चुके हैं भाईजी लाल। वो बिजौलिया के प्रजा के संदेश का उत्तर क्या देंगे जिन्होंने अपने बहू के गौने का संदेश हम तक नहीं भेजा? चांद, ये आपके टूटी हुई माला के सारे मोती। चांद, दादा भाई, अरे आपने तो सारे बिखरे मोती एकत्रित कर दिए एक स्थान पे, और अपनी तलवार से हमें तो पूरा दिन लग जाता इनको ढूंढ ढूंढ के एकत्रित करने में। पर आपके भाई के होते हुए
भला आपकी ढूंढेंगे बिखरे हुए मोती? हाँ, ये बात भी है। अब क्या हुआ चांद? हमारी ये माला तो टूट गई है ना। रावण दहन तक कैसे जुड़ेगी ये? मतलब रावण दहन में हम अपनी माला पहन ही नहीं पाएंगे, जबकि रानी माँ की कठोर निर्देश है कि हमें अपनी माला पहन के जाना है। अर्थात सोचने की बात यह है कि इन विद्रोही बिखरे हुए मोतियों की माला को एक साथ एक धागे में कैसे पिरोया जाए। हमें क्षमा कीजिए बाईजीलाल, हमारी मंशा आपका अवमान या आपको दुख देने की नहीं थी। हम सब मेवाड़ के व्यवहार से दुखी हैं। राव जी तो ठीक ही कह रहे हैं। आप उनके लिए इतनी निष्ठा दिखा रही हैं जिन्हें आपकी कोई कदर ही नहीं है। बस बहुत हो गया। हमारी निष्ठा मात्र किसी एक राज परिवार से नहीं है। हमारी निष्ठा हमारी मातृभूमि से जुड़ी हुई है। और आप कहते हैं कि वो एक झटके में तोड़ दिया जाए? और अलग होकर हम क्या कर लेंगे? किसी नए शक्तिशाली राज्य को ढूंढकर उनसे जुड़ जाएंगे? क्या वो लोग हमारा शोषण नहीं करेंगे? और इसीलिए तो हम बस यही कह रहे हैं कि हम एक बार फिर से अपना संदेश मेवाड़ तक पहुंचाएंगे। माँ जी साहब, क्या आपको लगता है हमें अभी भी करना चाहिए भरोसा मेवाड़ पर? हमें भी वही सही लगता है जो आप सबको लगता है। और सच कही तो इनके निर्णय सदा सही रहे, और ये बात तो इनके दाता भी मानते थे। इसीलिए ये जो निर्णय लेंगी वो ठीक रहेगा। पर संदेश कौन ले जाएगा चित्तौड़? हम में से तो किसी की मंशा नहीं उस धरती पर पांव रखने की। आपकी इच्छा के विरुद्ध हम आपको आज जाने भी नहीं देंगे। हम जानते हैं एक व्यक्ति को जो हमारा संदेश चित्तौड़ तक पहुंचाएगा। हमारा मुंह बोला भाई पट्टा। पट्टा? वो पागल हाथी वो संदेशा ले जाएगा? बाईजीलाल, वो बना बनाया काम बिगाड़ देगा आपका। कुछ नहीं होगा, आप सब लोग निश्चिंत रहिए।
तो फत्ता ही चित्तौड़ जाकर हुकुम से सहायता ला सकता है। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।